नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द जी के गार्जियंस में। तो दोस्तों, आज है हमारी क्लास 4। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के इतिहास में टॉपिक वैदिक काल या फिर जिसको ऋग्वैदिक काल भी बोला जाता है और जिसका समय काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व था। ठीक है दोस्तों, तो समय वेस्ट ना करते हुए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जो ऋग्वैदिक काल है या फिर जिसको वैदिक काल भी बोलते हैं, इसमें आज हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जैसे आर्य, पहले आर्य के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में ऋग्वैदिक काल के बारे में कुछ पढ़ेंगे, उनका भूगर्भिक विस्तार क्या था, उसके बाद में वेद, सूक्त, आरण्यक, वेदांग, उसके बाद में उपनिषद, ठीक है, उसके बाद में राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, धार्मिक दृष्टिकोण, फिर प्रमुख दर्शन, पुरातन साहित्य और वैदिक समाज। इस प्रकार से हम ये सारे टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आता है आर्य। आर्य शब्द को आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। ठीक है, तो आर्य कौन थे, कहाँ से आए, ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, सिंधु सभ्यता के पतन के बाद आर्य सभ्यता का विकास हुआ। इस सभ्यता की जानकारी वेदों से मिली। ठीक है दोस्तों, आर्यों की जानकारी, आर्य की जो सभ्यता थी, उनकी जानकारी हमको कहाँ से मिली है? वेदों से। इसलिए इसे वैदिक सभ्यता भी कहा जा गया है। इसलिए इसे वैदिक सभ्यता भी कहते हैं या कहा गया है। भारत में आर्य की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। देखिए दोस्तों, ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, इसमें से ये वाला एक क्वेश्चन बन गया आपका कि एग्जामिनर सीधा पूछेगा कि भारत में जो आर्यों की जानकारी है या आर्य की जानकारी हमको कौन से वेद से प्राप्त हुई है, तो हमको ऋग्वेद से प्राप्त हुई है। ठीक है दोस्तों, और ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 36, मतलब 36 बार आर्य शब्द का उल्लेख हुआ है। ठीक है दोस्तों, देखिए कुछ विद्वानों ने आर्यों के बारे में अपने अपने मत दिए हैं कि आर्य लोग कहाँ से आए थे। मेनली जो भारत में आर्य लोग थे, बसे थे, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद, और जिस काल को हम वैदिक काल या फिर ऋग्वैदिक काल बोलते हैं, वैदिक सभ्यता, उसमें जो निवास करने वाले जो लोग थे वो कहाँ से आए थे। ठीक है, तो जो बाल गंगाधर तिलक थे, इनके अनुसार आर्य आर्कटिक प्रदेश, यानी कि जो नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव, वहां से आए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती के हिसाब से तिब्बत से आए थे। डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार आल्पस पर्वत जो कि यूरेशिया में है, वहां से आए थे। विलियम जोन्स के अनुसार यूरोप, और मैक्स मुलर के अनुसार मध्य एशिया या बैक्ट्रिया जगह से आए थे। तो ये जो हमारा मत है मैक्स मुलर का, यही अभी तक सबसे मतलब सर्वाधिक सटीक मत माना गया है, और इसी के ऊपर सभी अभी तक सहमत हैं कि मध्य एशिया से जो आर्य थे वो भारत में आए थे। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर हुआ। इसके बाद आगे चलते हैं कि जो सिंधु सभ्यता नगरीय थी। ठीक है, हमने पढ़ा था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता सभ्यता थी वो नगरीय, वो एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि जो ये जो वैदिक सभ्यता है ये ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है दोस्तों, वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट होता है। ये एग्जामिनर सीधा क्वेश्चन पूछता है कि जो वैदिक सभ्यता थी वो किस प्रकार की सभ्यता थी? नगरीय थी या फिर ग्रामीण थी या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर मिली जुली प्रकार की थी? तो हमको याद रखना है कि जो वैदिक सभ्यता थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, आर्यों के आगमन के साथ ही वैदिक काल 1500 से 600 ईसा पूर्व का इतिहास शुरू होता है। ठीक है दोस्तों, ये जो हम अभी सभ्यता पढ़ रहे हैं वैदिक सभ्यता, इसका समय काल बताया गया है 1500 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला होता है प्रारंभिक वैदिक काल, जिसको ऋग्वैदिक काल भी बोला गया है, जिसमें जो अपना ऋग्वेद था उसकी रचना हुई थी। ठीक है, तो इसका समय काल माना गया है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, और उसके बाद में जो दूसरा काल आता है उत्तर वैदिक काल, मतलब कि वैदिक काल के बाद वाला जो काल था। ठीक है, तो उसका समय काल माना गया है 1000 से 600। ठीक है, तो इस प्रकार से जो पूरा वैदिक काल था वो 1500 से और 600 ईसा पूर्व के मध्य में था, जिसको दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग जिसमें ऋग्वेद ऋग्वेद की रचना हुई थी उसको बोला गया है प्रारंभिक वैदिक काल या फिर ऋग्वैदिक काल,
और दूसरा उसके बाद में आने वाला काल को उत्तर वैदिक काल बोला गया है। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर हुआ? तो आगे चलते हैं दोस्तों। अब आगे पढ़ते हैं कि जो आर्य के नाम का उल्लेख है वो हमको कहाँ कहाँ से मिलता है। ठीक है, तो हमको जैसे हित्तित अनातोलिया से, कस्सी जो कि इराक से, और बोगाजकोई जो कि सीरिया से, ये जगह के नाम है और किस किस देश में है ये बताया गया है। वहां से हमको आर्यों के नाम का उल्लेख मिलता है। जो एक अभिलेख है, कस्सा साइट अभिलेख है, इससे सूचना मिलती है कि आर्य ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत आई थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये सीधा एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया है कि किस अभिलेख के द्वारा ये बताया गया है कि ईरानी आर्यों की शाखा भारत में आई थी। ठीक है, ईरान से कुछ लोग थे जिनको आर्य बोला गया। उन लोगों की एक जो ब्रांच थी या जो शाखा थी, कुछ लोग थे उनमें से, वो भारत आए थे। इसके बारे में कौन से अभिलेख से हमको पता चलता है? तो वो अभिलेख है कस्सा साइट अभिलेख। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। इसके बाद में आता है कि जो वेद है वो संस्कृत के विद भाषा से बना हुआ है। वेद संस्कृत के किस भाषा से बना है? विद विद भाषा से, विद विद शब्द से। ठीक है, जिसका अर्थ होता है जानना या ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, विद का क्या अर्थ होता है? जानना या फिर ज्ञान प्राप्त करना। पहले 3 वेदों को वेद त्रयी कहा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि जो वेद त्रयी है, मतलब कि जो पहले 3 वेद हैं वो कौन कौन से हैं। इनमें पहला अपना ऋग्वेद है, फिर यजुर्वेद है, और फिर सामवेद है। इन तीनों वेदों को अगर हम इकट्ठा करके बोलेंगे ना, एक साथ अगर बोलेंगे, तो इनको वेद त्रयी कहा जाएगा। ठीक है, और जो अपना चौथा वेद है वो अथर्ववेद है, वो वितरई में शामिल नहीं होता है, मतलब वो इन तीनों से अलग है। ठीक है, अच्छा, पहला नंबर पे हम पढ़ते हैं ऋग्वैदिक काल। ठीक है, जिसकी समय काल हमने पढ़ा है कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व है। देखिए, इस युग के बारे में जानकारी का जो मुख्य स्रोत है वो ऋग्वेद है। इसीलिए इस काल को ऋग्वैदिक काल भी कहा गया है, क्योंकि जो समय काल था ना, ये जो 500 ईसा मतलब 500 साल का जो समय आपको दिखाई दे रहा है ना, 1500 से 1000 ईसा पूर्व, इसके बीच में जो जो घटनाएं हुई या फिर जिस भी प्रकार से लोग रहते थे, उनकी सारी जानकारी हमको ऋग्वेद से प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस काल को ऋग्वैदिक काल ही कहा गया है। इस वजह से इस काल को ऋग्वैदिक काल कहा गया है। ठीक है, ऋग्वेद जो अपना ऋग्वेद है उसमें 10 मंडल हैं। मंडल मतलब कि भाग, 10 भाग है, 1028 सूक्त हैं। ठीक है, इसके दूसरे मतलब सेकंड से और 7वें मंडल तक प्राचीनतम अंश है। मतलब जो सबसे पुराने जो भाग है ना, सबसे पुराने जो पार्ट है वो कौन कौन से हैं? दूसरे से और 7वां, मतलब दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, ये वाले जो भाग हैं ये तो है सबसे पुराने वाले। और सबसे जो नए भाग हैं वो है पहला और 10वां। पहला और 10वां सबसे नया भाग है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऋग्वेद में जो मंत्रों का जाप करने वाला या मंत्रों का जो पाठ करने वाला होता है उसे होत्री कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद रखिएगा। ये एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है कि ऋग्वेद में मंत्रों का पाठ करने वाला जो होता है उसको क्या कहा गया है? तो उसको होत्री कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे है कि मंडल और रचयिता के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, जो अपना सेकंड मंडल है, दूसरा मंडल, उसका रचयिता भार्गव। तीसरे मंडल का रचयिता विश्वामित्र, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है, चौथे मंडल का रचयिता वामदेव। छठे मंडल का रचयिता वशिष्ठ। 9वें मंडल का पावमान अंगिरा, जिसमें सोम का वर्णन है। ये थोड़ा याद रखिएगा, ये एक बार पूछा जा चुका है एग्जाम में कि जो सोम का वर्णन है वो कौन से मंडल में किया गया है। तो आपको बताना है 9वें मंडल में किया गया है। और जो 10वां मंडल है उसके रचयिता है पुरुष सूक्त। यहाँ पे 4 वर्ण व्यवस्था की जानकारी दी गई है। 4 वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनके बारे में कौन से मंडल में बताया गया है? ऋग्वेद के मंडल में, तो 10वें मंडल में बताया गया है। ठीक है, 9वां 10वां इंपॉर्टेंट है, और एक थर्ड आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, जो अपना ऋग्वेद था उसमें कुछ शब्द आए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट शब्द ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो उन शब्दों को हम देख लेते हैं। देखिए, जो पिता शब्द है वो 335 बार
आया है। ऋग्वेद में पिता शब्द 335 बार आया है, जन शब्द 275 बार आया है, इंद्र 250 बार, माता 234 बार, अग्नि 200 बार, गो मतलब जिसको गाय कहते हैं वो 176 बार, विष 170, विष्णु 100, समिति 9, सभा 8, यमुना 3 और वैश्य शूद्र गंगा राजा पृथ्वी ये सभी शब्द खाली एक बार आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनमें से खाली अगर आप एक दो याद रख लेंगे तो काफी तो सफिशियंट है। एक तो सभा और समिति वाला याद रखिएगा आप, ये जो सभा है और एक समिति है इन दोनों को याद रखिएगा। उसके बाद में एक गो को और एक इंद्र को, ठीक है, खाली ये चार थोड़ा याद रखिएगा। उसके बाद उसके अलावा आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सभा समिति गोय मतलब गाय और इंद्र, इन चारों को याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, एक बात बता रहे हैं हमें कि जो उत्तर वैदिक काल है ना, जो जैसे ऋग्वैदिक काल के बाद में आने वाला जो काल है उत्तर वैदिक काल, तो उस काल में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद तथा जो भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक हैं और उपनिषद हैं, ठीक है, उनकी रचना हुई थी। ठीक है, क्योंकि ये जो सारे टॉपिक है ना उत्तर वैदिक काल के हैं। ठीक है, मतलब कि जो हमारा इससे अगला टॉपिक है उस काल के हैं, लेकिन ये सब ऋग्वेद के साथ जुड़े हुए हैं, इसीलिए इन इन सभी को इसी चैप्टर में पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम जैसे अगले जो भी हमारा अगला टॉपिक होगा उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल के बाद में जो अगली क्लास हम लेंगे उत्तर वैदिक काल की, तो उनके टॉपिक हम यहीं पे ले रहे हैं क्योंकि ये जैसे कंटिन्यू एक साथ हो जाएगा तो आपको अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप ये मत समझिएगा कि उधर के उस मतलब चैप्टर में हमने सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और जो भी ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद वगैरह हैं ये हमने कराए नहीं है। ठीक है, तो ये जानकारी हम आपको पहले ही दे रहे हैं कि उसके जो टॉपिक हैं हम यहाँ पे करवा रहे हैं क्योंकि यहाँ से हम एक साथ याद कर सकते हैं। ठीक है, ऋग्वेद से वैसे भी जुड़े हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे ऋग्वेद करवाएंगे, बाकी के 3 वेद वहां कराएंगे तो थोड़ा पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होगी। ठीक है, इसलिए आप ये सारे टॉपिक को हम यहीं पे थोड़ा इकट्ठा करके दे रहे हैं। ठीक है, बाकी सारे उधर के उत्तर वैदिक काल के जो भी टॉपिक है आपको वहीं पे मिलेंगे, खाली ये जो टॉपिक है हमने बताए हैं ये वहां से उठा के इस टॉपिक में डाल दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए जो ऋग्वैदिक काल था उसका भूगर्भिक विस्तार कितना था, वो कहाँ कहाँ फैला हुआ था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्रारंभ में जो आर्य थे वो लोग 7 नदियों के देश में बसे जिसे सप्त सिंधु कहा जाता था। ठीक है, तो 7 नदियां कौन कौन सी थी? इन नदियों में थी सिंधु, ठीक है, वितिस्ता, वितस्ता इसका प्राचीन नाम है किसका? झेलम का। अस्किनी जो कि चिनाब का प्राचीन नाम है। परुष्णी जो कि रावी का प्राचीन नाम है। विपाशा जो कि व्यास का प्राचीन नाम है। सतुद्री सतलज का, और उसी प्रकार से सरस्वती घग्गर का प्राचीन नाम है। ठीक है, तो आप ये यहां से डबल स्टार लगा लीजिए। ये जो टॉपिक है ना कि जो 7 नदियां हैं, इन 7 नदियों के जो पुराने और जो नए नाम हैं, इन पुराने और नए नाम से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा एग्जाम में। और आपने देखा भी होगा इस टॉपिक से यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। जैसे एग्जामिनर पूछ लेता है कि अस्किनी है वो किस नदी का प्राचीन नाम है। ठीक है, तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, जैसे कि सिंधु, झेलम, चिनाब या रावी, तो आपको बताना होगा अस्किनी कौन सी नदी का प्राचीन नाम है। ठीक है, तो इसको थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है, और जो सर्वाधिक उल्लेख है वो सिंधु नदी का किया गया है। ठीक है, आर्यों की सभ्यता में सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा बार उल्लेख है वो सिंधु नदी का था, लेकिन जो सबसे पवित्र नदी मानी गई है, ठीक है, उस टाइम पे जो सबसे पवित्र नदी थी वो सरस्वती नदी को माना गया है। ठीक है, सरस्वती घाटी को ब्रह्मोर्त कहा जाता था। देखिए सामवेद जो अपना दूसरा वेद आ गया है, ठीक है, सामवेद, उसमें पढ़ते हैं उसके बारे में क्या क्या है। ये सामवेद में देखिए मोस्टली ये जो म्यूजिक है होता है ना अपना, ठीक है, तो जो इंडियन म्यूजिक है उसकी रचना इसी वेद से मानी गई है। ठीक है, ये मुख्यतः एक संगीत का वेद माना जाता है। ठीक है, ये भारतीय संगीत का जनक है, ये वेद भारतीय संगीत का जनक है, यहीं से हमारा जो संगीत था वो निकल के आया था। ठीक है, इसके ये जो अपने 7 स्वर होते हैं, सारे गामा पा धा नी सा जो भी है, ठीक है, वो हमारे सामवेद से ही लिया गया है। ठीक है, और सामवेद के जो मंत्र है वो सूर्य देवता को समर्पित थे। ठीक है, ये थोड़ा याद रखना है। तो मोस्टली हमको जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है
वो यही है कि जो सामवेद था अपना वो हमारा संगीत से मतलब संबंधित था। ठीक है। आगे आते हैं यजुर्वेद। यजु का अर्थ होता है यज्ञ करना। ठीक है। अच्छा, ये वाली जो लाइन है इसको आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए, क्योंकि एकमात्र यही ऐसा वेद है यजुर्वेद जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। ठीक है। ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? तो वो खाली अपना यजुर्वेद है। ठीक है, इसको याद रखिए। इसमें सर्वप्रथम राजसूय वाजपेय यज्ञ का उल्लेख मिलता है। ठीक। इसके दो प्रधान रूप हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद दो भागों में है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है, खाली आप एक इतना याद रखिएगा कि इसको गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। ठीक है। और जो ये अपने राजसूय यज्ञ है और वाजपेय यज्ञ है, ठीक है, सर्वप्रथम इनका उल्लेख कौन से वेद में मिलता है? तो हमको यजुर्वेद में सबसे पहले राजसूय और वाजपेय यज्ञ का उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अपना अभी आता है अथर्ववेद। ठीक है। इसमें 20 अध्याय हैं। वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत, औषधि, चिकित्सा आदि का वर्णन है इसमें। ठीक है। इसमें कुरु के राजा जो परीक्षित थे उनका भी उल्लेख किया गया है। ठीक है। तो आपको मेनली याद रखना है कि जो अथर्ववेद है ना, वो अपना जादू टोना और जो वशीकरण वगैरह है ना, इस प्रकार की जो बातें हैं उनसे संबंधित है। ठीक है। जैसे वशीकरण हो गया, जादू टोना हो गया, भूत प्रेत औषधि हो गया। ठीक है। तो ये वाला जो वेद है इसमें मेनली यही बातें बताई गई है। ठीक है। जैसे किसको किस प्रकार वशीकरण करें, जादू टोना करें, तो ये पूरा वेद इन्हीं बातों के ऊपर आधारित है। ठीक है। तो तीनों वेद हमने क्लियर कर लिए हैं अभी, अपना सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है। हमने तीनों वेदों में देख लिया है मेन मेन कौन कौन सा वेद किस किस चीज से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। हम आगे चलते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं कि जो वैदिक ग्रंथ है वो मूलतः दो भागों में बांटे गए हैं। ठीक है। जो भी हमारे वैदिक ग्रंथ है, एक तो है हमारा श्रुति और एक है हमारा स्मृति। ठीक है। तो श्रुति में तो हमारे चार वेद आ गए और संहिता आ गई। ठीक है, चार वेद अपने जो भी चारों वेद हैं वो आ गए और संहिताएं आ गई। ठीक है। और जो हमारी स्मृति है उसमें 6 वेदांग आ गए। ठीक है, मतलब वेदों के जो अंग होते हैं वो। ठीक है। और हमारे जो चार उपवेद हैं, ठीक है, जो हर एक वेद के एक एक उपवेद है वो आ जाते हैं। ठीक। तो खाली ये थोड़ा याद रखिएगा कि हमारे वेदांग कितने हैं? 6 वेदांग हैं, 4 उपवेद हैं। ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं आरण्यक। ठीक है दोस्तों, देखिए आरण्यक क्या होते हैं? ये आरण्यक मूलतः ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट के रूप में पाए जाते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ मतलब जो भी हिंदू धर्म में जो भी जिस प्रकार के जो 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 जितने भी ग्रंथ हैं उन सभी को ब्राह्मण ग्रंथ बोला जाता है। ठीक है। और ये आरण्यक इसलिए कहलाए क्योंकि ये वो ग्रंथ हैं जो जंगल में ऋषि मुनियों के द्वारा जंगल में इनकी रचना की गई थी, इसलिए इनको आरण्यक ग्रंथ बोलते हैं। ठीक है। यह आरण्यक ग्रंथ हमारे कितने हैं? टोटल 7 आरण्यक ग्रंथ हैं। हमारे आरण्यक ग्रंथ कितने हैं? 7। मतलब कि 7 ऐसे ग्रंथ हैं जिनकी रचना ऋषि मुनि के द्वारा जंगल में की गई थी। ठीक है। जैसे ऐतरेय, तैतरेय, मध्य दिन, शंखायन, मैत्रायणी, तलवकार और बृहदारण्यक। ठीक है। इन सातों ग्रंथों की रचना ऋषि मुनियों के द्वारा जंगल में की गई थी, इसीलिए इनको आरण्यक ग्रंथ बोला जाता है। ठीक है। आपको ये नाम याद करने की कोई जरूरत नहीं है, खाली आप इतना याद रखिएगा कि आरण्यक 7 है। ठीक है। टोटल कितने आरण्यक है? तो 7 आरण्यक है। आपको ये याद रखना है खाली। ठीक है। देखिए अब आगे चलते हैं। उपनिषद। ठीक है। उपनिषद जिनको वेदांत भी बोला जाता है। ठीक है। देखिए उपनिषद का मतलब होता है, वेदांत का मतलब होता है गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। ये आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ये एक बार पूछा गया है कि उपनिषद या वेदांत का मतलब क्या होता है। तो इसका अर्थ ही होता है कि अपने गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। और टोटल उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 बताई गई है। ठीक है। उपनिषदों की टोटल संख्या है 108। और इनमें से एक उपनिषद है अपना, जैसे मुंडकोपनिषद। ठीक है। उनमें से एक उपनिषद है अपना मुंडकोपनिषद। ये मुंडकोपनिषद से हमारा जो ये वर्ड है ना, सत्यमेव जयते, ठीक है, ये पता नहीं कितनी बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, आपने भी देखा होगा खूब बार एग्जाम में इसको। तो जो अपने सत्यमेव जयते है ये अपना मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है। ये याद वैसे तो आपको याद होगा, फिर भी आप इसको थोड़ा याद रख सकते हैं कि सत्यमेव जयते जो शब्द है वो कौन से उपनिषद से लिया गया है। तो हमारा जो सत्यमेव जयते है
ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ठीक है, इसको याद रखिएगा आप। ठीक है, अब आगे चलते हैं वेदांग के बारे में। वेदांग हमने ऊपर पढ़ा था कि 6 वेदांग होते हैं। ठीक है, वेदांग क्या होते हैं? ठीक है, देखिए जो हमारे जो वेद थे ना, ठीक है, तो वेद थोड़ी संस्कृत, एक तो संस्कृत भाषा में लिखे गए थे, और वे थोड़ी इस प्रकार की भाषा में लिखे गए थे कि वो हर एक व्यक्ति को मतलब आसानी से समझ में नहीं आते थे। ठीक है, तो उनको आसानी से समझाने के लिए वेदांगों की रचना की गई। ठीक है, कि भाई वेदांगों को पढ़ने के बाद में आपको वेद आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, देखिए वेदों को ठीक से समझने के लिए इन वेदांगों की रचना की गई थी। ठीक है, तो आपको ये इन 6 जो हमारे वेदांग हैं, ये जो शिक्षा, छंद, व्याकरण, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, ठीक है, इन 6 को याद भी करना है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में पूछा गया है 1-2 बार कि निम्न में से कौन सा वेदांग है या कौन सा वेदांग नहीं है। ठीक है, एक तो 6 वेदांग है हमारे, और 6 के नाम भी आपको याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमने पढ़ा कि आरण्यक किसको कहते हैं, ये हमने जाना है। जंगलों में रचना की गई थी जिन ग्रंथों की, वो आरण्यक कहलाए, और टोटल 7 आरण्यक है। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा कि उपनिषद कितने होते हैं और उपनिषद का मतलब क्या होता है। ये जरूर याद रखिएगा कि गुरु के पास में बैठकर ज्ञान प्राप्त करने को ही उपनिषद या वेदांत कहते हैं। ठीक है, इनमें से एक उपनिषद है अपना मुंडक उपनिषद, जिससे अपना सत्यमेव जयते जो शब्द है वो लिया गया है। और अंत में है वेदांग, जो वेदों को ठीक से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई थी, और 6 होते हैं। 6 के नाम भी आपको याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। इसके बाद में आगे चलते हैं। दोस्तों ये जो सारणी है ना, आप इसको मोस्ट मोस्ट और वेरी वेरी मोस्ट, मतलब आप इसको अच्छे से रट लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये सारणी में आपके बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखिए हम अभी पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा। देखिए वेद, जो अपना ऋग्वेद है, ठीक है, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, मतलब ऋग्वेद के जो ग्रंथ है, इससे संबंधित जो ग्रंथ हैं, वो कौन कौन से हैं? कौशितकी, ऐत्रेय, केन और छांदोग्य। ठीक है, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ठीक है, 128 मंत्र हैं इसमें। ठीक है, और इसमें जैसे इस ऋग्वेद का जो उपनिषद है वो कौन कौन सा है? कौशितकी, ऐत्रेय, ठीक है, आरण्यक है, कौशिकी, ऐत्रेय, अध्येता। ठीक है, अध्येता मतलब कि जो यज्ञ करने वाला, उसको बोलते हैं। वो उसको क्या कहलाते हैं? देखिए जो ऋग्वेद से संबंधित जो भी यज्ञ करता है उस व्यक्ति को होत्री कहते हैं, ऐसे याद रखिएगा आप। ठीक है, अध्येता का मतलब होता है जो यज्ञ करने वाला होता है। ठीक है, तो और उसी प्रकार से जो ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद है। ठीक है, ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली, ठीक है, ये वाली और ये वाली, ये तो आप 100% याद कर ही लीजिएगा। ठीक है, इन दोनों को तो आपको पक्का याद करना है, बाकी अगर आपसे याद नहीं भी होता है तो भी चलेगा। लेकिन जो अध्येता, जे एक तो ये और एक उपवेद और इसके प्रवर्तक, ये तो हमको 100% याद होना ही होना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों को याद रख लीजिएगा। उसी प्रकार से यजुर्वेद का अध्येता कौन है? अथर्वयु। सामवेद का उद्गाता और अथर्ववेद का ब्रह्मा। इसी प्रकार से जो यजुर्वेद है उसका उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद। और धनुर्वेद को लिखा किसने? विश्वामित्र ने। सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद, और उस गंधर्ववेद को लिखा किसने? नारद ने। इसी प्रकार से अंतिम अपना जो वेद है अथर्ववेद, अथर्ववेद का जो उपवेद है वो शिल्पवेद है, और शिल्पवेद को लिखा किसने? विश्वकर्मा ने। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों ये थोड़े इनके शब्द भी इसी प्रकार से अटपटे हैं, इनका कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको खाली ये याद ही करने पड़ेंगे। आप जैसे लिख लिख के जितनी भी बार इनकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार आपको ये याद, मतलब कंठस्थ होते जाएंगे। इनका कोई शॉर्टकट नहीं है, ये आपको याद करने ही पड़ेंगे। अध्येता और जो उपवेद हैं, इनको तो आप 100% कर ही लीजिए। ठीक है, अगर बाकी के याद नहीं भी होते हैं ना तो भी चलेंगे, लेकिन इन दोनों को आपको 100% याद करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि आयुर्वेद, धनुर्वेद, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से आता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो अपना धनुर्वेद है, ठीक है, वो कौन से वेद का उपवेद है? ठीक है, धनुर्वेद किसका उपवेद है? तो आपको चारों ऑप्शन दे देगा कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अगर आपने याद किया होगा तो आप सीधा बता देंगे कि ये यजुर्वेद का उपवेद है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। इस सारणी को थोड़ा आप याद करिएगा। आगे चलते हैं।
देखिए दोस्तों, अभी आते हैं दर्शन। तो जो हमारे 6 दर्शन हैं, ठीक है? यहाँ ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? इसको भी याद रखिएगा। जो सांख्य दर्शन है, वो कपिल मुनि के द्वारा लिखा गया था, ठीक है? सांख्य दर्शन किसके द्वारा? कपिल मुनि के द्वारा। योग दर्शन पतंजलि के द्वारा। आपने ये तो याद होगा आपको कि जैसे ये योग है वो पतंजलि, जैसे बाबा रामदेव है, ठीक है? तो बाबा रामदेव, आप रिलेट कर सकते हैं कि जो बाबा रामदेव है वो पतंजलि की चीजें बेचता है, ठीक है? और वो योग से संबंधित है, योग वगैरह कराते हैं ना बाबा रामदेव, ठीक है? तो इस प्रकार से आप उससे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है? इस प्रकार से जो वैशेषिक दर्शन है वो कणाद के द्वारा, न्याय है गौतम ऋषि के द्वारा, पूर्व मीमांसा जैमिनी के द्वारा और उत्तर मीमांसा बदनारायण के द्वारा, ठीक है? आपको ये जितने भी हैं ये सारे याद करने हैं, ठीक है? और ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? अभी इन इनमें ये जो चीजें है ना, ये अगर चीजें आप याद ना भी करेंगे ना तो भी चलेगा, क्योंकि ये चीजें खाली है कि भाई सांख्य दर्शन में क्या बताया गया है कि मूल तत्व 25 हैं, योग में क्या क्या बताया गया है कि आत्मा परमात्मा का मिलन होता है, ठीक है? ये वाला जो टॉपिक जो हमने गोला लगाया है, ये वाला अगर आप ना भी करेंगे ना तो भी चलेगा। लेकिन ये जो है ना, ये और ये वाला आपको 100% करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं आपको एक दो थोड़ी छोटी छोटी ट्रिक बता देता हूँ जिससे आप इसको थोड़ा याद कर सकते हैं, ठीक है? तो देखिए, योग का तो आपको याद हो गया होगा पतंजलि के द्वारा, ठीक है? अब आप जैसे वैशेषिक है, वैशेषिक को कणाद के द्वारा, तो इसको ऐसे याद कर लीजिए जैसे मैंने किया था, मैं आपको बता देता हूँ कि इसको आप याद रखिए कि विशेष कण। इसको कैसे याद रखेंगे? ये है एक विशेष कण, ठीक है? आप इसको विशेष कण करके याद करेंगे ना तो आपको पक्का याद होगा ये, ठीक है? तो विशेष से वैशेषिक और कण 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 से कणाद, ठीक है? तो वैशेषिक आएगा तो आप याद रखिएगा कि विशेष कण, ठीक है? विशेष कण से ये रिलेट होता है वैशेषिक कणाद, ठीक है? और न्याय देंगे हमारे गौतम ऋषि, ठीक है? याद रखिएगा, न्याय कौन देगा? गौतम ऋषि, ठीक है? इसी प्रकार से पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा बदनारायण, ठीक है? तो अब आप यही ऐसे याद कर सकते हैं कि जो हमारी जो दिशाएं है ना, तो जो पूर्व दिशा है ना, ठीक है? जो पूर्व दिशा है उधर में एक पेड़ है, किसका? जामुन का पेड़ है, ठीक है? पूर्व दिशा में जामुन का पेड़ है और उत्तर दिशा देखिए ऊपर की तरफ जाती है ना, ऐसा लगता है कि उत्तर दिशा ऊपर की तरफ जा रही है। तो ऊपर में हमारे नारायण भगवान, ठीक है? ऊपर में हमारे नारायण भगवान, तो उत्तर दिशा में नारायण, बदनारायण, ठीक है? ऐसे याद रख सकते हैं। पूर्व दिशा में कौन सा पेड़ है? पूर्व दिशा में जामुन का पेड़ है। और उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा मतलब जैसे कि नॉर्थ ऊपर होता है, नॉर्थ दिशा में ऊपर कौन है? नारायण, ठीक है? नारायण नारायण, तो ऊपर में नारायण। तो उत्तर दिशा, उत्तर मीमांसा से संबंधित है बदनारायण, पूर्व मीमांसा से जैमिनी जामुन, ठीक है? न्याय हमारे गौतम ऋषि, विशेष कण और योग पतंजलि और सांख्य कपिल मुनि, ठीक है? इस प्रकार देखिए आप अपनी भी कोई ट्रिक लगा सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि जैसे जो मैंने आपको समझाया है, जो जो ये छोटी सी ट्रिक बताई है इसी को आप रटें या फिर इसी को याद करें। अगर आपको समझ में आ रही है तो आप 100% इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रही है या आपके पास अपनी कोई ट्रिक है तो आप 100% उसी को लगाइए, ठीक है? देखिए हमारे दिमाग ऐसा होता है कि अगर हम नॉर्मल तरीके से याद करते हैं ना तो कितनी चीजें याद करेंगे हम। समस्या ये है ना कि अगर दो चार चीजें याद करनी हो तो हम याद भी कर लेंगे, उनको रट भी लेंगे, ठीक है? लेकिन इतनी सारी चीजें रटी भी नहीं जा सकती, तो आप छोटी छोटी ट्रिक बना के करेंगे ना तो हमको पक्का याद होगा ये, ठीक है? ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। ये जो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ था उसमें एक शासन प्रणाली बताई गई है, ठीक है? तो क्योंकि ये बताया गया है कि किस प्रकार से राजा था और कौन कौन सी यज्ञ करने के बाद में वो क्या क्या कहलाता था, ठीक है? देखिए, जो राजा था वो राजा कब कहलाता था? जब वो राजसूय यज्ञ कर लेता था, ठीक है? राजा कहलाने के लिए उसको राजसूय यज्ञ करना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति है वो राजा तभी कहलाएगा जब वो पहले एक राजसूय यज्ञ करता था, उसके बाद में वो अपने आप को राजा की पदवी दे देता था कि हाँ मैं राजा हूँ, ठीक है? इसी प्रकार से सम्राट कब कहलाता था? वो सम्राट कहलाता था जब वो वाजपेय यज्ञ कर लेता था, वाजपेय यज्ञ। सर्वमेघ यज्ञ करने के बाद में वो सर्वराट या भोज कहलाता, ठीक है?
उसी प्रकार से विराट कब कहलाता था? जब वो पुरुष मेघ यज्ञ कर लेता था। और इसी प्रकार से स्वैराट कहलाने के लिए उसको अश्वमेघ यज्ञ करना पड़ता था। ठीक है, ये सारे यज्ञ दिए गए हैं, और कौन से यज्ञ से वो व्यक्ति कौन सी पदवी को धारण करता था वो उनके सामने लिखा गया है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। देखिए, राजसूय, राज, राजा, ये यहाँ से रिलेट कर रहे हैं ना आप, राजा, राज, तो ये तो आप नॉर्मल याद कर सकते हैं। ठीक है, कि राजा कब कहलाएगा? जब राजसूय यज्ञ करेगा, राजा वाला राज, ये तो रिलेट हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए, अब मैं छोटी छोटी ट्रिक बता रहा हूँ आपको। ठीक है, देखिए सम्राट कौन है? हमारे देश में सम्राट कौन था? देखिए, जो वाजपेयी जी थे, जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो हमारे सम्राट थे ना। मतलब कितने अच्छे नेता थे, कितने बड़े नेता थे, तो हम उनको सम्राट मान सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो सम्राट कब कहलाएगा? जब वाजपेयी यज्ञ करेगा। ठीक है, वाजपेयी यज्ञ से सम्राट कहलाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से विराट, तो विराट से तो आपको विराट कोहली याद आ रहा होगा। ठीक है, तो विराट कोहली क्या है? एक पुरुष है। ठीक है, एक पुरुष है, तो पुरुष से खाली हमको याद रखना है विराट कोहली। ठीक है, पुरुष कौन है? विराट कोहली। सम्राट कौन है? अपने वाजपेयी जी। ठीक है, राजा से राजसूय हो गया। उसके बाद में स्वैराट। ठीक है, देखिए स्वैराट से हम कौन सी ट्रिक याद करेंगे? ठीक है, अश्वमेघ। देखिए अश्वमेघ में क्या आ रहा है? ठीक है, देखिए अगर इसको इसको छोड़ दें, हम इसको याद करें ना, तो ये हम आराम से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी सर्व आ रहा है, सर्वमेघ। ठीक है, और यहाँ पे भी आ रहा है सर्वराट। ठीक है, सर्वमेघ, सर्वराट, ये रिलेट हो गया। राजा राजा, ये रिलेट हो गया। सम्राट कौन है? वाजपेयी जी। विराट कौन है? पुरुष है। और ये अकेला जो बच गया, ये हम आराम से कर देंगे इसको। ठीक है, तो ये सारे याद कर लीजिए, ये ऑटोमेटिक अकेला हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से छोटी छोटी ट्रिक के माध्यम से आप कर सकते हैं। आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, जो अपने वैदिक काल था, तो उस टाइम पे जो हमारे कुछ अधिकारी थे समाज में, और उनको कौन 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 को सा नाम दिया गया था, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये भी यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो खाली आपको नाम दिया जाएगा कि देखिए, कि जो गांव का प्रमुख था, वो उसको क्या कहा जाता था। ठीक है, तो आपको ऑप्शन देगा देगा जैसे कुलपति, गोहता, पुरोहित या सेनानी। तो आपको बताना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो आपको खाली इसको एक बार अच्छे से पढ़ना है और याद करना है। जो बृहस्पति था, वो चारागाह भूमि का अधिकारी कहलाता था। ठीक है, उसी प्रकार से जीवा गिरीभा पुलिस अधिकारी था। गोप्ता, राजा, राजा को गोप्ता कहते थे। ठीक है, और सेनानी कौन था? जो सर्वोच्च सेना का प्रधान था। सर्वोच्च सेना का जो प्रधान था उसको क्या कहते थे? सेनानी। ठीक है, और जो मुख्य न्यायाधीश था उसको कहते थे प्रधान। गांव के प्रमुख को ग्रामणी, राजस्व अधिकारी को भागदूत, परिवार के मुखिया को कुलपति, मुख्य जो रानी होती थी उसको महिषी, बढ़ाई को तक्षण, जासूस या जो संदेश वाहक था उसको स्पासा, राजा के सारथी को सूत। ठीक है, और जो दूत था उसको पालागन, अतिथि को गोहता, और पुरोहित किसको कहते थे? सर्वोच्च आदेश का पुजारी, और जो लेखाकार होता था उसको कहते थे अक्षवाक। ठीक है दोस्तों, तो ये सारा आपको याद रखना है कि इनमें से देखिए सारे इंपॉर्टेंट अपने, फिर भी जो हाईलाइट कर रखे हैं हमने, अगर खाली आप उनको भी याद करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको ये याद करना पड़ेगा। हमने सारे एक जगह पे दिए हैं जिससे आप इसको आसानी से देख सके, इसका स्क्रीनशॉट ले सके और इसको अच्छे से याद कर सके। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। देखिए पुरातन साहित्य, उस टाइम पे पुराणों की रचना हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो पुराणों की बात करें तो टोटल पुराणों की संख्या है 18। ठीक है, टोटल पुराणों की संख्या कितनी है? 18। और जो सबसे प्राचीन जो पुराण है, वो कौन सा पुराण है? मत्स्य पुराण। ठीक है, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। रामायण। देखिए हमको पता है कि रामायण की रचना किसके द्वारा की गई थी? महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। ठीक है, इसमें 24,000 श्लोक है। ठीक है, और ये करीब 5 ईसा पूर्व के आसपास लिखी गई थी। रामायण का तमिल भाषा में पहली बार अनुवाद जो चोल शासक थे कुलोथुंग तृतीय के समय में कवि कंबन ने किया था। ये एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि रामायण का तमिल भाषा में अनुवाद किसने किया? तो
वो कवि कंबन ने किया था, ठीक है। और ये कौन से राजा के कवि थे, किस राजा के टाइम पे थे? तो चोल शासक थे कुलोथुंग, कुलोथुंग थर्ड, ठीक है, उसके समय काल में थे। और उसका नाम दिया था रामायण या रामावतारम, ठीक है। इसी प्रकार से बांग्ला भाषा में अनुवाद किया था कृतिवास ने। और तमिल भाषा में जो एक सच्ची रामायण मानी जाती है, ठीक है, ईवी रामास्वामी नायरनर, जिसको पेरियार भी कहा जाता है, उसने की थी, ठीक है। आप खाली इसको याद रखिएगा कि जो कवि कंबन है, इन्होंने किया था रामायण का तमिल भाषा में पहली बार अनुवाद, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। आप बाकी दो को याद ना करें तो भी चलेगा। खाली इसको याद रखिए कि कवि कंबन ने किया था रामायण का तमिल भाषा में पहली बार अनुवाद, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। देखिए इसी प्रकार से आ जाती है अपनी महाभारत, ठीक है। तो महाभारत में किसने लिखी थी हमको पता है, महर्षि वेदव्यास ने, ठीक है। 70 ईसा पूर्व से 4 ईसा पूर्व के आसपास लिखी गई है। इसमें देखिए पहले थे श्लोक 8,800। पहले कितने श्लोक थे इसमें? 8,800 श्लोक। तो जब 8,800 श्लोक थे तो उस टाइम पे इसका नाम क्या था? उस टाइम पे इसको कहते थे जय संहिता, ठीक है। उस टाइम पे इसको कहते थे जय संहिता। और जब इसमें श्लोकों की संख्या जैसे बढ़ती गई, अब करीब 1,10,000 के आसपास श्लोक हो गए, तो इसका नाम पड़ गया महाभारत। ये थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है, कि ये पूछ सकता है कि महाभारत का पुराना नाम क्या था? तो आपको याद रखना है जय संहिता, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें कुल 18 भाग या 18 पर्व है, ठीक है। इसमें जो छठा पर्व है भीष्म पर्व, जिसमें गीता है, ठीक है। आपसे पूछ सकता है कि जो गीता है, जो एक महाभारत का एक मेन पार्ट है, वो कौन से पर्व में है? तो जो भीष्म पर्व है, जिसको छठा पर्व बोलते हैं, उसमें है। सबसे जो बड़ा पर्व है वो शांति पर्व है, ठीक है। और महाभारत का तमिल भाषा में अनुवाद किया था पेरुन देवनार ने। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और महाभारत का बांग्ला भाषा में अनुवाद अलाउद्दीन नसरत शाह ने। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। महाभारत का जो फारसी भाषा में अनुवाद किया था वो बदायूनी ने किया था और नाम दिया था रज्जम नाम, ठीक है। इस पे आप डबल स्टार लगा सकते हैं, ठीक है। ये जो महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया था बदायूनी ने, ठीक है, और नाम दिया था रज्जमनामा। इसको आप पक्का याद रखिएगा, ठीक है। और एक तमिल भाषा वाला याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। तो वैदिक समाज के बारे में पढ़ते हैं अभी, ठीक है। तो वैदिक समाज में जो समुदाय था उसको जन कहा जाता था। वैदिक समाज में जो भी समुदाय था उसको जन कहा जाता था। इनमें गैर आर्यों को दास या दस्यु कहा जाता था, ठीक। जो आर्य नहीं थे, जो भी लोग देखिए, हमने पढ़ा ना कि आर्य ईरान के आसपास से, जो मतलब मध्य एशिया के आसपास से आए थे, ठीक है, वो तो आर्य हो गए। और जो आर्य नहीं थे उनको क्या कहा जाता था? दास। उनको दास या दस्यु कहा जाता था, ठीक है। देखिए आगे पढ़ते हैं। वर्ण या जाति व्यवस्था अभी पूर्णतः विकसित नहीं हुई थी, ठीक है। अभी तक इस काल में जो वर्ण व्यवस्था है ना, ठीक है, और या फिर जो जाति वगैरह जो हमारे समाज में थी, वो अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुई थी, ठीक है। मतलब हमारे समाज में तो उस टाइम पे आ चुकी थी वो, लेकिन अपने पूरे चरम पे नहीं आई थी, पूर्णतः से, मतलब समाज में फैली नहीं थी, ठीक है। ऋग्वेद ऋग्वेद में वर्ण शब्द का प्रयोग आर्यों या दासों के भिन्न भिन्न रंगों से था, ठीक है। तो हम ये ना समझें कि वर्ण शब्द का प्रयोग कुछ जाति वगैरह से संबंधित था। उस टाइम पे जो वर्ण था ना, उसका मतलब था जो आर्य थे या जो दास थे, उनके कलर से था, ठीक है। ये वर्ण आगे चल के आप अलग वर्ण पढ़ेंगे, जो मतलब कि ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र वगैरह, ठीक है, वर्ण व्यवस्था थी। ये यहाँ पे ये वो वर्ण नहीं है। जो वैदिक समाज था ना, उसमें वर्ण का मतलब खाली कलर था, ठीक है, जो रंग से है वर्ण का मतलब, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। समाज पितृसत्तात्मक था। इसको स्टार लगाइए। वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था। जबकि जो हमने पढ़ा था, जो हड़प्पा सभ्यता थी, उसमें जो वैदिक समाज, उसमें जो समाज था, सॉरी, वो समाज था मातृसत्तात्मक, ठीक है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो वैदिक समाज था, जो ऋग्वैदिक काल के टाइम पे, वो था अपना समाज पितृसत्तात्मक, ठीक है। देखिए ऋग्वेद की जो रचना थी ना, उसमें स्त्रियों ने भी अपना योगदान दिया था, जिसमें लोभ मुद्रा, ठीक है, घोष, सिकता, विश्ववारा और अपाला नाम की कुछ मतलब विद्वान स्त्रियां थी, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए बाल विवाह और सती प्रथा,
ये अनुपस्थित थे, ठीक है, उस टाइम पे नहीं थे ये, ठीक है। अब अच्छा खेल की बात कर ले तो खेल में जुआ, रथ दौड़ आदि आदि प्रसिद्ध थे। दो प्रिय पदार्थ कौन कौन से थे? एक तो सोम जो कि धर्म के द्वारा स्वीकृत था, और सुर जो पुरोहितों द्वारा अस्वीकृत था, ठीक है। धनी व्यक्ति को गोमत कहते थे, और जो बेटी थी उसको दोहित्री के रूप में जानते थे, ठीक है। याद रखिएगा कि बेटी को क्या कहते थे? दोहित्री। और जो धनी व्यक्ति होता था उसको कहते थे गोमत, ठीक है। इसको थोड़ा याद रखिएगा। आगे चलते हैं। देखिए जो उधर की जो राजनीतिक व्यवस्था थी ना दोस्तों, ठीक है, उसको हमने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए राजनीतिक व्यवस्था में जो सबसे छोटी इकाई थी ना, देखिए जो सबसे छोटा गोला है, मतलब ये सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी इकाई को क्या कहते थे? कुल या परिवार, ठीक। कुल या परिवार। उसके बाद में कुल कुल या परिवार का जो प्रमुख होता था ना, ठीक है, ये देखिए इधर से प्रमुख, तो कुल या परिवार का जो प्रमुख था उसको कुलप कहते थे। कुल का प्रमुख कौन हो गया? कुलप। देखिए कुल से बड़ी इकाई थी ग्राम, ठीक है, क्योंकि जो परिवार से मतलब थोड़ी बड़ी इकाई क्या होती है? गांव। और गांव का प्रमुख हो गया ग्रामीणी, ग्राम से ग्रामीणी। अच्छा गांव से बड़ा जो था ना, वो जो इकाई थी गांव से बड़ी, वो विंश या वंश कहलाती थी, वंश या विंश, ठीक है। तो उसी प्रकार से उसका प्रमुख हो जाता तो विश्वपति, ठीक है, आराम से याद कर सकते हैं। देखिए कुल का कुलप, ग्राम का ग्रामीणी, विंश का विंशपति, और सबसे जो बड़ी इकाई थी वो थी जन, ठीक है। और इसी का भी आराम से याद कर सकते हैं, जनपति, या जिसको राजा भी बोल देते हैं, ठीक। अच्छा इधर ये इसका विवरण कर रखा है कि जो कुल और परिवार क्या था, कि एक ही रक्त के समूह, मतलब एक परिवार, ठीक है। इसी प्रकार से ग्राम में आ जाएगा अनेक परिवार, और विंश में आ जाएगा अनेक ग्राम, और जन में आ जाएगा अनेक विंश, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। ये एक थोड़ा याद रखिएगा कि जो 10 राज्य युद्ध था, मतलब 10 राजाओं की लड़ाई हुई थी, ठीक है, वो धन गाय पशु की सुरक्षा हो तो कौन सी नदी के तट पर लड़ी गई थी? देखिए एक इम्पोर्टेंट युद्ध लड़ा गया था, जो 10 राजाओं का युद्ध लड़ा, मतलब जिसमें 10 राजा एक साथ लड़े थे, ठीक है। वो, और उनमें जीता कौन था? राजा सुदास, जो कहाँ का राजा था? भरत जन का राजा था, ठीक है। भरत जन मतलब सबसे बड़ी इकाई, ठीक है। तो जो भरत का एक राजा था ना, जिसका नाम था राजा सुदास, वो जीता था। और ये लड़ाई हुई कहाँ थी? 10 राजाओं की लड़ाई, जिसको 10 राग युद्ध बोलते हैं, ये रावी नदी के तट पर हुई थी। इसे इतना याद रखिएगा, ठीक है। अगर अर्थव्यवस्था की बात कर लें तो पशुपालन मुख्य था, ठीक है दोस्तों। देखिए हड़प्पा सभ्यता में हमने पढ़ा था कि जो उधर का जो मेन कार्य था, मतलब कि व्यवसाय था और कृषि था, ठीक है। और जबकि जो वैदिक या ऋग्वैदिक सभ्यता जो अपनी है, इसमें मुख्य कार्य क्या है? पशुपालन। इसको याद रखिएगा, ये पूछा जाएगा आपको, आपसे एग्जाम में पक्का, कि ऋग्वैदिक काल में या तो ऋग्वैदिक काल में जो भी अर्थव्यवस्था थी या लोग थे, उनका मुख्य कार्य क्या था? तो पशुपालन था उनका मुख्य कार्य। कृषि भी करते थे लेकिन मेनली क्या था? पशुपालन, ठीक है। उसी प्रकार से अनाज का नाम क्या था? यव या जौ, ठीक है। देखिए जौ को ही यव कहा जाता था, ठीक है। और जो अनाज, मतलब जो मेन अनाज था ना उधर उस टाइम पे, तो मेन अनाज था अपना जौ, ठीक है। ये यव आप यव भी याद रखिएगा, एक दो बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो यव था ये कौन से मतलब अनाज को कहा गया है, ठीक है। तो जौ को कहा गया है, ठीक। देखिए उत्पादकों द्वारा, उत्पादक मतलब जो किसान वगैरह हो गए, ठीक है, किसानों द्वारा राजा को जो अपनी, मतलब अपनी इच्छा से जो उपहार दे दिया गया कि भाई मैं अपने अपनी इच्छा से अपने राजा को ये उपहार देता हूँ, तो उसको तो कहा गया है बलि, ठीक है। अपनी इच्छा से जो दिया गया था उसको बलि कहते थे, ठीक है। अभी तक ना तो टैक्स था और ना ही कोष का रख रखाव था, ठीक है। मतलब जो राजा था वो ना तो जो उसका खजाना वजाना था ना, वो उसका ठीक से रख रखाव करता था, और ना ही कोई टैक्स की परंपरा थी, ठीक है। टैक्स की कोई परंपरा नहीं थी। जो लोग अपना मतलब अनाज उगाते थे, अपनी इच्छा से अपने राजा को दे देते थे, और उसको कहा गया है बलि, ठीक है। इतना याद रखिएगा। आगे चलते हैं। देखिए जो मुद्रा है और जो सिक्के हैं, इनकी कोई जानकारी नहीं मिलती, ठीक है। क्योंकि राजा ना तो किसी प्रकार का मतलब टैक्स वगैरह लेता था, ना ही अपने कोष का रख रखाव करता था, तो सीधी सी बात है, हमको मुद्रा और सिक्कों की इतनी कोई जानकारी नहीं मिलती है, ठीक है। इतना याद रखिएगा कि जो सोने का टुकड़ा था ना, वो निष्क कहलाता है,
ये पक्का एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। देखिए दो चीजें होंगी, एक तो सोने का टुकड़ा और एक पूरा सोना, ठीक है। जो हिरण्य है ना, ये सोने को ही कहा गया है, ठीक है। हिरण्य, ठीक है, सोने को हिरण्य कहा गया है। और ये चल अच्छा, ये बाद में पढ़ेंगे। देखिए ऊपर देखिए पहले, जो सोने का टुकड़ा था उसको निष्क कहा गया है, ठीक है। ये निष्क के नाम से आप याद रखिएगा कि जो सोने का टुकड़ा था उसको निष्क कहते थे, ठीक है। और वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, ठीक है। गाय विनिमय का महत्वपूर्ण साधन थी। इस लाइन का मतलब मैं समझाता हूँ। देखिए, जो अपनी सिंधु घाटी सभ्यता थी ना, उसमें भी हमने पढ़ा था कि लोग वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग करते थे। मतलब कि एक वस्तु, जैसे किसी व्यक्ति को, कि अगर मान लीजिए गेहूं चाहिए और उसके पास गेहूं नहीं है और बाजरा है, ठीक है, और दूसरे व्यक्ति के पास में बाजरा नहीं है, गेहूं है, तो वो मतलब गेहूं और बाजरे का आदान प्रदान करके एक दूसरे से एक दूसरे की वस्तु ले लेते थे, ठीक है। क्योंकि सिक्के वगैरह ऐसे कुछ चलते नहीं थे, तो वस्तु के बदले में वस्तुएं ली जाती थी और दी जाती थी, ठीक है। इसी को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते थे। और जो हमारी वैदिक सभ्यता है ना, यहाँ पे भी ये वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, मतलब चलन में थी, ठीक है। और जो लेने देने का साधन थी ना, जो एक मेन वस्तु थी लेने देने का, वो वस्तु कौन सी थी? गाय, ठीक। गाय को लेने देने में, मतलब वस्तु के विनिमय में प्रयोग में करते थे, लाते थे, ठीक है। आगे चलते हैं। पंजाब हरियाणा से तांबे की सूचना प्राप्त हुई है, ठीक है। धातु को अयस्क कहा गया है, जो भी धातु थी उसको अयस्क, और जो सोना था उसको हिरण्य कहा गया है, ठीक है। सोने का टुकड़ा तो निष्क कहलाता था, लेकिन जो सोना था, पूरा सोना था, उसको हिरण्य कहते थे, ठीक है। लोहे की जानकारी अभी भी नहीं है और सिंधु घाटी सभ्यता में भी नहीं थी, ठीक है। इसको याद रखिएगा, लोहे की जानकारी नहीं मिली है। मिट्टी के बर्तन गेरवे रंग के मृद भांड थे, ठीक है, और चित्रित धूसर रंग के थे। एक तो गेरवा रंग था, ठीक है, गेरवा रंग हो गया, और एक चित्रित धूसर रंग हो गया, ठीक है। घोड़े महत्वपूर्ण थे उस टाइम पे, ठीक है। और जो मतलब कि आर्थिक गतिविधियां, मतलब कि अ, आजीविका के लिए की जाने वाली गतिविधियां कौन कौन सी थी? लोग शिकार करते थे, बढ़ई का काम, चर्मकार, बुनाई, रथ निर्माण और धातु गलाने के कारखाने, ये सब कार्य थे। आर्थिक गतिविधियां मतलब आजीविका और जो उपार्जन के लिए, ठीक है। और आगे चलते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण, ठीक है, मतलब धर्म के प्रति लोगों में क्या था क्या नहीं था, किस प्रकार की भावना थी, वो पढ़ेंगे हम। देखिए मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था, ठीक है। मूर्ति पूजा यहाँ पे प्रचलन में नहीं थी। बलि का प्रचलन था, ठीक है। तो हम ये याद रखेंगे कि जो ऋग्वैदिक काल था ना, तब तक जो मूर्ति पूजा है ना, वो एक मूर्ति पूजा मतलब समाज में प्रचलन में नहीं आई थी उस टाइम तक, ठीक है। लेकिन जो बलि थी ना, वो बलि प्रचलन में थी। परिवार खुद अनुष्ठान कराते थे और मंत्रों का जाप भी कराते थे, ठीक है। देवता तीन भागों में रहते थे। देवता को तीन भागों में माना गया है, एक आकाश में, एक अंतरिक्ष में, और एक पृथ्वी में, ठीक है। देखिए ऋग्वैदिक काल के जो देवता थे ना, ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन कौन से थे? तो उनमें से पहला है इंद्र, सबसे इंपॉर्टेंट इंद्र है। वरुण, अग्नि, सोम और यम। तो इनमें से आप इंद्र को सबसे इंपॉर्टेंट मान लीजिए, कि सबसे इंपॉर्टेंट मतलब कि देवता, वैदिक काल में जो सबसे इंपॉर्टेंट देवता था वो इंद्र था। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। बाकी देवता भी याद रखिएगा कि इंद्र, वरुण, अग्नि, सोम और यम थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इंद्र को माना गया था, ठीक है। महत्वपूर्ण पुरोहित थे महर्षि वशिष्ठ, ठीक है। ऋषि मतलब इंपॉर्टेंट कौन से ऋषि थे उस टाइम पे? और विश्वामित्र, ठीक है, ये दोनों थे। उसके बाद में आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, जो सभा, समिति और विदत, ये तीन प्रशासनिक संस्थाएं थी, ठीक है। प्रशासनिक संस्था समझ रहे हो ना, मतलब कि एक मतलब राजा के द्वारा कोई समिति वगैरह, मतलब कि समिति क्या बताएं, मतलब जो संस्था थी ना, एक प्रशासन, जो प्रशासन की जो संस्थाएं थी, वो ये तीन थी: सभा, समिति और विदत, ठीक है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, ठीक है। समिति का जो महत्वपूर्ण कार्य था वो तो था राजा का चुनाव करना, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये सीधा पूछा जा सकता है कि जो राजा का चुनाव था ना, वो किस, मतलब कौन करवाता था, ठीक है। मतलब ऋग्वैदिक काल में राजा के चुनाव से संबंधित कार्य कौन संभालता था, ठीक है।
तो इसका आंसर हो जाएगा समिति। ठीक है, जो समिति का प्रधान था वो ईशान या पति कहलाता था। ठीक है, समिति का प्रधान क्या कहलाता था? ईशान या फिर पति। और जो विदत था, ठीक है, जो विदत संस्था थी, उसमें स्त्री और पुरुष दोनों सम्मिलित होते थे। नववधुओं का स्वागत किया जाता था, मतलब जो नई नवेली दुल्हन थी उनका स्वागत करते थे। धार्मिक अनुष्ठान होते थे, ठीक है, और सामाजिक कार्य आदि विदत में होते थे। ठीक है, और जो जैसे सभा थी ना, सभा, ये जो श्रेष्ठ लोग थे ना, मतलब कि जो इंटेलिजेंट लोग थे, जो बड़े बड़े विद्वान लोग थे, उनकी जो एक संस्था थी, उसको तो बोलते थे सभा। ठीक है, आप ऐसे याद रखिएगा कि जो इम्पोर्टेंट लोग थे ना, मतलब बड़े बड़े विद्वान लोग थे, उनकी अगर एक संस्था बोले जाए तो उस संस्था को तो कहेंगे सभा। और जो समिति थी ना, ठीक है, वो जो आम जन की सभा थी, मतलब कि जो नॉर्मल लोग थे उनकी अगर सभा मानी जाए तो उस नॉर्मल लोगों की सभा को बोलेंगे समिति, और इंटेलिजेंट लोगों की सभा को बोलेंगे सभा, मतलब इंटेलिजेंट लोगों की संस्था को बोलेंगे सभा। ठीक है, और जो राजा को चुनाव कौन कराते थे? तो नॉर्मल लोग, मतलब समिति वाले लोग। ठीक है, ये याद रखिएगा, जो समिति वाले जो नॉर्मल लोग थे, मतलब वो तो कराते थे राजा का चुनाव। ठीक है, और जो सभा को किसको बोलते हैं? जो इंटेलिजेंट लोगों की संस्था थी उसको सभा बोलते हैं, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, और रहा विदत की बात, तो विदत सबसे प्राचीन संस्था थी। ये एक बार एग्जाम में आया गया है, इसको याद रखिएगा कि सबसे प्राचीन संस्था कौन सी थी? इन तीनों में विदत थी। ठीक है, ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार उल्लेख विदत का हुआ है इन तीनों में से। ठीक है, 122 बार विदत का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है? 122 बार। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने जितने भी नोट्स थे ना, देखिए ऋग्वैदिक सभ्यता जो कि 1000 ईस्वी, 1500 ईस्वी से और 1000 ईसा पूर्व तक जितना भी काल था ना, आर्य आए थे, उसके बाद में ऋग्वैदिक काल, मतलब ऋग्वेद की रचना हुई थी इसमें। ठीक है, इसके अंदर जो भी कुछ आया है ना, हमने पूरा टोटल अच्छे से नोट्स के फॉर्म में इसको कर लिया है। ठीक है, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है कि जो हमने छोड़ा हो या हमने शॉर्टकट मारा हो। देखिए, जो भी आपने जो भी नोट्स पढ़े हैं ना अभी तक, ये बहुत मेहनत से और दो तीन जगह से मतलब बनाए हैं। मेरे खुद के नोट्स थे, प्लस में एक दो बुक से, और मैंने मतलब कि कहीं से भी एक ऐसा पॉइंट नहीं है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा और आपका क्वेश्चन गलत होगा या छूट जाएगा। ठीक है, देखिए मैं जो भी, एक सेकंड आपको बता देता हूँ कि जितने भी मैंने टॉपिक कराए हैं और करा रहा हूँ और आगे जो भी कराऊंगा, मैं ये लेके चल रहा हूँ। जैसे मैंने हिस्ट्री की अभी क्लास चल रही है ना अपनी, तो हिस्ट्री की क्लास में आप ये समझिए कि हर एक टॉपिक उठाया जाएगा और कंटिन्यू चलूंगा मैं। ठीक है, मतलब ऐसे चलूंगा कि एक टॉपिक उठाया, उसको पूरा अच्छे से अच्छे नोट्स कराए, और उस नोट्स के संबंधित जितने भी क्वेश्चन आंसर थे ना उसके इम्पोर्टेंट, ठीक है, वो सारे कराए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अभी हम करेंगे, ये हमारे नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो अभी हम आगे करने वाले हैं अपने क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आता है अपना, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन वही हैं जो हमने नोट्स में पढ़े हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन अगर छोड़ दिया जाए तो 99% वही क्वेश्चन मिलेंगे जो आपने नोट्स में किए हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से ध्यान लगाकर इसको इनका आंसर दीजिएगा। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल हमने पढ़ा था, बताइए। ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, 1500 से 1000 ईसा पूर्व, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, आगे चलते हैं। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ, देखिए हमने पढ़ा था कि आर्य किसको बोलते हैं? आर्य मतलब श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ठीक है, हमने पढ़ा था, तो इसका देखिए, जौ का ज्ञान लोगों को था, गेहूं का था, चावल का था, लेकिन जो तंबाकू था ना, इसके बारे में कुछ नहीं पता था। ठीक है, तो इसका ज्ञान नहीं था, तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए, वैदिक गणित गणित का महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, वैदिक गणित का कौन सा महत्वपूर्ण अंग है? देखिए, अथर्ववेद, छांदोग्य उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण या शुल्ब सूत्र। तो देखिए दोस्तों, आप याद रखिएगा कि जो शुल्ब सूत्र है वो एक वैदिक गणित का एक इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद में किस वेद में
प्राचीन वैदिक संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो प्राचीन वैदिक संस्कृति ये किस वेद में बताई गई है दोस्तों? ठीक है, तो हमको पता है कि प्राचीन सबसे पहले जो संस्कृति थी, वैदिक संस्कृति, वो कौन से वेद में बताई गई है? ऋग्वेद में, हमने पढ़ाया आसानी से। ठीक है, तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है? ठीक है दोस्तों, तो पहले कौन सा लिखा गया है, उसके बाद में क्या लिखा गया है? ठीक है, तो हम बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पहले वेद लिखे गए थे, फिर ब्राह्मण, आरण्यक और लास्ट में उपनिषद। ठीक है, तो ये क्रम ठीक होगा, आप इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है, और और एक क्वेश्चन नंबर 5 वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, कौन से वेद संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहलाते हैं? देखिए, हमने पढ़ा था ये वेद त्रयी, तो तीनों, अब हमारे जो वेद थे वो कौन कौन से वेद थे जिनको वेद त्रयी कहा गया है? ठीक है, तो वो क्वेश्चन नंबर ए ठीक हो जाएगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? देखिए, हमने पढ़ा था कि जो ऋग्वैदिक आर्य थे उनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। ठीक है, तो ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कौन सा ग्रंथ कहलाता है? ठीक है, तो संगीत, देखिए संगीत से हमने पढ़ा था से संगीत और से सामवेद। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, से संगीत और से सामवेद, आप ऐसे याद रख सकते हैं, से संगीत, से संगीत और से सामवेद। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं इसको। आगे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए संपत्ति, देखिए हमने पढ़ा था कि उस टाइम पे लोग एक दूसरे से आदान प्रदान करने के लिए वस्तु जो विनिमय प्रणाली थी उसमें मेनली क्या चीज लेते थे और देते थे? तो गाय। ठीक है, तो हमने पढ़ा था गाय मतलब कि गोधन बोल सकते हैं जिसको। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ए ठीक हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? हमने पढ़ा है पुराणों की कुल संख्या कितनी है, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 18। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन 12 है, वैदिक धर्म में मुख्यतः किसकी उपासना की जाती थी? ठीक है, तो वैदिक धर्म में हमने हमने पढ़ा है, वैदिक धर्म में उस टाइम पे प्रकृति की उपासना की जाती थी, इसको थोड़ा याद रखिएगा आप। वैदिक धर्म में प्रकृति की उपासना की जाती थी। ठीक है, और समाज में किसकी मतलब कि वर्चस्व था, किसकी सत्ता थी समाज में? समाज था पितृ सत्तात्मक। ठीक है, और लेकिन टोटल रूप से अगर देखा जाए पूरी तरह से वैदिक धर्म में, तो उपासना की जाती थी प्रकृति की। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, देखिए किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ये हम जानते भी हैं कि पुरंदर किसको कहा जाता है? इंद्र को कहा जाता है। ठीक है, तो पुरंदर शब्द किसके लिए उपयोग में आया है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इंद्र के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? हमने पढ़ा था शुल्ब सूत्र जो पुस्तक है वो गणित से संबंधित है। ठीक है, और गणित में भी ज्यामिति से संबंधित है, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, शुल्ब सूत्र ज्यामिति से संबंधित किताब है। ठीक है, तो आप ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, एक तरफ सूची दी गई है वेद की और दूसरी तरफ यज्ञकर्ता। ठीक है, कि मतलब इस वेद के यज्ञकर्ता को क्या कहा गया है, इस प्रकार से है। तो देखिए ऋग्वेद के जो यज्ञकर्ता थे उसको होत्री कहा जाता था, हमने पढ़ा था। ठीक है, और उसके बाद में आता है जो सामवेद था उसके यज्ञकर्ता को उद्गाता कहते थे। ठीक है दोस्तों, ये हमने पढ़ा था। यजुर्वेद के यज्ञकर्ता को अथर्वयु। ठीक है, और अथर्ववेद के यज्ञकर्ता को ब्रह्मा कहा गया था, ये हमने पढ़ा था। तो इस हिसाब से ठीक हो जाएगा 1 3 2 4। ठीक है, तो ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, 1 3 2 4। ठीक है दोस्तों, आप जो भी नोट्स हैं उनमें आराम से तसल्ली से बैठ के, ठीक है, उसको पढ़ सकते हैं 2 4 बार। आप जब जैसे रिवाइज करोगे ना उसको, ठीक है, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद में आप क्वेश्चन आंसर सेट लगाओगे तो आपको कंठस्थ हो जाएगा ये वाला टॉपिक। आगे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि पूर्व मीमांसा। देखिए हमने पढ़ा था
दोस्तों कि जो पूरव है, ठीक है, तो पूरव में किसका पेड़ है? हमने बताया था कि पूरव में एक पेड़ है, तो पेड़ किसका है? जामुन का पेड़ है, ठीक है। तो जामुन से हो गया जैमिनी, ठीक है, जामुन से क्या हो गया? जैमिनी। तो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। इसी प्रकार से ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? देखिए सोम को समर्पित हमने पढ़ा था कि जो सोम को समर्पित नववा मंडल था, ठीक है, नववा मतलब नववा भाग सोम को समर्पित था, तो ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। इसी प्रकार से वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक, देखिए हमने पढ़ा था दोस्तों कि वैशेषिक से हमको याद आना चाहिए, वैशेषिक से विशेष कण, ठीक है, विशेष कण। तो कण से क्या हो जाएगा? कणाद, ठीक है दोस्तों, कण से कणाद। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, विशेष कण, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 है, जो प्रसिद्ध दसरागी युद्ध था ना, वो किस नदी के किनारे लड़ा गया था? देखिए दोस्तों ये हमने पढ़ा था कि जो दसरागी युद्ध था, ठीक है, जो राजा सुदास ने जीता था, जो भरत जन के राजा थे, और उन्होंने सभी 9 राजाओं को हराया था, ठीक है, वो कौन सी नदी के किनारे लड़ा गया था? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर ठीक हो जाएगा, परूषणी नदी के किनारे लड़ा गया, ठीक है, परूषणी नदी के किनारे, इसको रावी नदी भी बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? ठीक है, गायत्री मंत्र का उल्लेख कौन सी पुस्तक में मिलता है? तो ये हमने पढ़ा है ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है, ऋग्वेद में मंत्रों का उल्लेख मिलता है, इनमें से एक गायत्री मंत्र अपना मुख्य है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्राचीन भारत में निष्क से क्या तात्पर्य? देखिए हमने पढ़ा था निष्क, निष्क मतलब स्वर्ण, ठीक है, निष्क मतलब स्वर्ण, तो स्वर्ण आभूषण ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, एक तरफ सूची 1 और एक तरफ सूची 2, मतलब ऋग्वेद, और ऋग्वेद में मतलब क्या दर्शाया गया है, ऋग्वेद में क्या है, और तो ये हमको बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 में हमको सुमेलित करना है, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। तो ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में हमारा है, ऋग्वेद में क्या बताया गया है? देखिए स्त्रोत है, मंत्र है, ठीक है, और प्रार्थनाएं हैं। तो ऋग्वेद में ये 3 पे ठीक हो जाएगा। देखिए सामवेद संगीत से संबंधित है अपना, ठीक है, सामवेद जो है वो अपना संगीत से संबंधित है, तो बी में हो जाएगा 1, ठीक है। अथर्ववेद ये जादू टोना वगैरह से संबंधित है, ठीक है, अथर्ववेद हमने पढ़ा है जादू टोने से संबंधित है, तो तंत्र मंत्र, तो ये 4 हो जाएगा। और यजुर्वेद अपना कर्मकांड और यज्ञ से संबंधित है, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 3 1 4 2, 3 1 4 2, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 22 का ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं, भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा, अतरंजी खेड़ा, इसका ऑप्शन आएगा, अतरंजी खेड़ा से हमको लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का उल्लेख किया गया है? ठीक है, कौन सा वेद है ऐसा जिसमें वशीकरण का उल्लेख किया गया है? तो हमने पढ़ा है तंत्र मंत्र जादू टोना वशीकरण, या अथर्ववेद में लिया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो हमने पढ़ा है 10 मंडल है, ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? जिसे हमने पढ़ा था 3 संस्थाएं थी, ठीक, जिसमें सभा थी, समिति थी, और एक थी विदत, ठीक है। तो सभा थी इंटेलिजेंट लोगों की, ठीक है, समिति थी नॉर्मल लोगों की, ठीक है, और विदत थी सबसे प्राचीन संस्था हमने पढ़ी थी विदत थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन 27 है, वैदिक युग में यव किसे कहा जाता है? देखिए दोस्तों हमने पढ़ा था यव, तो यव बताया गया है किसको कहा गया है? तो यव कहा गया है दोस्तों जो को, ठीक है, यव जो को कहा गया है दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं, प्राचीनतम पुराण कौन सा पुराण है? ठीक है, प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो इसका आंसर ठीक हो जाएगा, मत्स्य पुराण है दोस्तों, ठीक है, मत्स्य पुराण को ही प्राचीनतम पुराण, मतलब प्राचीन सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण आता है अपना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, ऋग्वेद की सबसे प्राचीन नदी किसे माना गया है? तो सबसे
सॉरी, सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो पवित्र नदी हमने पढ़ा था, सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? ठीक है, हमने पढ़ा है दोस्तों, वैदिक समाज की सबसे जो छोटी इकाई, जो सबसे आधारभूत इकाई थी, वो थी हमारा कुल। इसको कुल कहा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। सुमेलित कीजिए। देखिए, ये नदियों के नाम हैं, ये हमने पढ़े थे। देखिए, परूशनी नदी, परूशनी नदी किसे कहा गया है? देखिए, रावी नदी का पुराना नाम था परूशनी। ठीक है, शतुद्री नदी सतलज का पुराना नाम था। इसी प्रकार से अस्किनी किसका नाम था? चिनाब का। और विपाशा किसका नाम था? व्यास का। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से 1 2 3 4। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ठीक है, तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी, याद रखिएगा थोड़ा। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। ठीक है दोस्तों, 1028 सूक्त हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए हैं, और जो आज की जो क्लास थी हमारी, वो समाप्त होती है। दोस्तों, आपकी ये जो क्लास पूरी मतलब पूरी वीडियो देखने के बाद में आप जो अपना इम्पोर्टेंट कमेंट है ना, जो भी सुझाव है, या जो भी मतलब किसी प्रकार का जो भी कुछ आप कहना चाहते हैं ना, तो वो कमेंट में जरूर डालिएगा। ठीक है, तो क्योंकि आप आपके जब तक सुझाव हमको मिलेंगे नहीं ना, कि हम अपनी क्लास को पढ़ाने में क्या गलती कर रहे हैं, क्या हमको मतलब बेटर करने की जरूरत है, ठीक है, तब तक हमको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप एक तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए हमको। ठीक है, और इस क्लास को जितना से ज्यादा शेयर हो सकता है ना, अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में वगैरह शेयर कीजिए, क्योंकि